नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एच के क्लासेस में और मैं आपका मेंटर एच के गुदारा। और इससे पहले हमारी जो साइकोलॉजी की क्लास हुई है उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में प्लस थोड़ा बहुत आपको आरटी एक्ट के बारे में, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में मैंने बताया। और आज ये वैसे तो माने तो साइकोलॉजी को जानने के लिए तो हमारी पहली क्लास रहेगी और हर क्लास आपको मैं समझाता हूँ, बताता हूँ कि बेसिक से करवाने का मेरा एक ही कारण है कि आपकी उस सब्जेक्ट के साथ क्या बन जाए, अंडरस्टैंडिंग बन जाए। एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो आप अपने आप भी उस चीज़ों को पढ़ते हो तो आपका उसके अंदर आपका इंटरेस्ट है वो क्रिएट हो जाता है। और वंस योर इंटरेस्ट इज क्रिएटेड एंड देन नोबडी कैन स्टॉप यू टू रीड एनीथिंग। और एक बार आपका इंटरेस्ट हो गया तो उसके बाद तो आपको कोई नहीं रोक सकता। दिन रात पढ़ो, कभी भी पढ़ो। तो आपका इंटरेस्ट बढ़ाने का मेरा मुख्य जो उद्देश्य है, जिसको मेरा आप ऑब्जेक्टिव मान सकते हो या मेरा टारगेट मान सकते हो, तो मुख्य आपका इंटरेस्ट क्रिएट करना है। तो हमारी ये पहली क्लास रहेगी और हर चीज़ें आप जानते हो। अगर साइकोलॉजी में आपकी पकड़ बन जाए तो आप जो 15 नंबर की आएगी तो 15 में से 15 भी आप ले सकते हो। सबसे आसान सब्जेक्ट है। हमारे सब्जेक्ट के बाद अगर हम किसी सब्जेक्ट को करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, साइकोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। आज हम सबसे पहले तो साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और साइकोलॉजी शब्द का मतलब क्या है। देखो, वैसे तो मैं हमारा जो स्टार्टिंग है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से वहाँ से भी शुरू कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको बेसिक चीज़ें पता हो कि कई बार क्वेश्चन है वो बेसिक भी आ जाता है, तो हमें शुरुआत पता होनी चाहिए। साइकोलॉजी एक विषय है मनोविज्ञान और इसकी शुरुआत जो 16th सेंचुरी थी, 16वीं शताब्दी थी, उसके अंदर अरस्तु और प्लेटो, डेकार्टे ने शुरू की थी। इससे पहले ये दर्शन शास्त्र का विषय था, यानी कि फिलोसफी का। अगर ये कभी क्वेश्चन आ जाए कि ये हमारा जो साइकोलॉजी है ये इससे पहले किसका पार्ट था, तो दर्शन शास्त्र का। 16वीं शताब्दी में डेकार्टे, प्लेटो और अरस्तु जो एक बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने इस विषय को क्या कर दिया, अलग से विषय माना और उन्होंने कहा कि इसे शिक्षा के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। तो 16वीं शताब्दी में साइकोलॉजी के नाम से एक अलग सब्जेक्ट बन गया जो किससे अलग हो गया, हमारे दर्शन शास्त्र से। तो साइकोलॉजी वर्ड किया आपको सबसे पहले तो हम जान लेते हैं। साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब आप जानते हो, जिन शब्दों के पीछे लॉजी आ जाए, यानी कि लॉजी जैसे मॉर्फोलॉजी, टोपोलॉजी या फोनोलॉजी, तो लॉजी आ जाए उसका मतलब होता है स्टडी करना, अध्ययन करना। तो आपके लिए ये एक मैंने लॉजी जो रूट वर्ड है वो भी बता दिया कि जिन शब्दों के पीछे लॉजी आ जाए उसका मतलब होता है अध्ययन करना। तो यही हमारा साइकी प्लस लोगस से बना हुआ है, यानी कि साइकोलॉजी। लॉजी यानी कि अध्ययन और साइकी मतलब आत्मा, यानी कि जब हम व्यक्ति की आत्मा का अध्ययन करते हैं, व्यक्ति के विचारों का अध्ययन करते हैं या उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उसकी चेंज का अध्ययन करते हैं, तो आदमी के ऊपर जब अध्ययन किया जाता है, उसकी आत्मा के ऊपर अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं। और जो आत्मा का अध्ययन है, पहला जब ये मनोविज्ञान शुरू हुआ था तो सबसे पहले साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ सोल कहा गया था। यानी कि जो प्लेटो था, प्लेटो का जो चेला था या जिसका स्टूडेंट कह सकते हैं वो कौन था, अरस्तु था। और डेकार्टे भी एक दार्शनिक था। इन्होंने इसको आत्मा का विज्ञान माना था कि ये सब जो हो रहा है वो किस में होता है, हमारी आत्मा के अंदर बदलाव होते हैं, ग्रोथ होती है या डेवलपमेंट होता है या मानसिक चेंज होते हैं या अर्चेतन है, चेतन है, ये सब बातें किसके अंदर आती है, आत्मा के अंदर। उसके बाद जो पोम्पोलॉजी थे, जो एक दार्शनिक थे, उन्होंने कहा कि ये आत्मा का ज्ञान नहीं है, ये है मन का विज्ञान, यानी कि साइंस ऑफ माइंड। यानी कि ये सब जो हम पढ़ रहे हैं वो किसकी वजह से होता है, दिमाग की वजह से, माइंड की वजह से होता है। तो ये बात स्टडी ऑफ माइंड या स्टडी ऑफ चेतना या चेतना का विज्ञान किसने कहा, पोम्पोलॉजी ने। याद भी रखना है तो पोम्पोलॉजी से आप याद कर सकते हो, जैसे हार्ट बीट मन से संबंधित है तो आप ये शब्द याद
रख सकते हो। दूसरा है चेतना का विज्ञान, यानी कि चेतना यहाँ मैंने लिख दिया होगा, हमारा हो गया मन का विज्ञान हो गया, फिर हो गया चेतना का विज्ञान, यानी कि स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। ये बात किसने कही? विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने। जो आगे भी हम पढ़ेंगे इनके बारे में, विलियम वुंट और जेम्स के बारे में, तो उन्होंने किसका विज्ञान कहा? चेतना का विज्ञान, यानी कि सोल ऑफ या साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जब हम सिगमंड फ्रेड को पढ़ेंगे तब हम इद, ईगो, सुपर ईगो, अहम, पराहम और अर्ध चेतन मन, चेतन मन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि इसमें स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस भी की जाती है, यानी कि चेतना का विज्ञान विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने इसे माना। उसके बाद अंत में जो आज तक चलता आ रहा है, अब चल रहा है जो हमारा विज्ञान, वो क्या है? साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी कि व्यवहार का विज्ञान। अंत में सभी ने ये माना कि जो आत्मा है या चेतना है या हमारा माइंड है, ये सब किसका हिस्सा है? व्यवहार का हिस्सा है। और अंत में इसे किसका विज्ञान मान लिया गया? व्यवहार का विज्ञान। और आज हम इसे किसका विज्ञान मानते हैं? व्यवहार का। इसके अंदर हमारी वृद्धि, विकास और व्यवहार का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ये सब बातें किसने कही? वाटसन, स्किनर, वुडवर्थ और थॉर्नडाइक। ये चारों के चारों जो साइकोलॉजिस्ट हैं ये व्यवहारवादी है। जैसे इसके अंदर प्रयोजनवादी भी आते हैं, गेस्टाल्टवादी भी आते हैं, व्यवहारवादी भी आते हैं, प्रयोजनवादी भी आते हैं। तो इसी प्रकार ये चारों के चारों, वॉटसन, जेबी वॉटसन, स्किनर, वुडवर्थ और थॉर्नडाइक, इनकी हम बाद में थ्योरियां भी आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा। तो ये सभी किस पे बेस्ड है? व्यवहारवाद पे, यानी कि बिहेवियरिज्म पे, और व्यवहार का विज्ञान इसे कहा गया। तो ये थोड़ी सी साइकोलॉजी की जो स्टार्टिंग की बातें थी वो मैंने बता दी। एक स्टूडेंट को साइकोलॉजी, जो बच्चे पहले पढ़ रहे हैं उनको तो ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह पता होती है, लेकिन जो बच्चा जो विद्यार्थी नई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये अच्छी चीज़ें हैं कि उसे ये साइकोलॉजी पढ़ने से पहले पूरा ज्ञान होना ही चाहिए। उसके बाद छोटी सी बातें और जोड़ते हैं। 1879 यानी कि 1879 में जर्मनी में साइकोलॉजी की एक लैब विकसित हुई थी जिसका नाम क्या था? लिपजिंग। आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जर्मनी के अंदर 1879 में एक लैब खोली गई थी जो साइकोलॉजी की थी, जिसका नाम क्या था? लिपजिंग, जो कि कौन से शहर में थी? जर्मनी में। तो ये सब बातें आपको मैंने बता दी है। थोड़ी चीज़ें यहाँ भी लिखी हुई है, ये भी बता देता हूँ मैं। वैसे तो ये चीज़ें आ जाती है, 1-2 नंबर की आ सकती है, तो हमें पता होनी चाहिए। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, यानी कि जो साइकोलॉजी अब हम पढ़ रहे हैं इसके पितामह किसे मानते हैं? विलियम जेम्स को। और जो शुरुआत की थी वो प्लेटो और अरस्तु ने साइकोलॉजी की थी। तो आज की जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसके पिता किसको मानते हैं हम? विलियम जेम्स को। और फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन साइकोलॉजी तो किसको मानते हैं हम? थॉर्नडाइक को। और थॉर्नडाइक के जब हम नियम पढ़ेंगे, जिसके नियम हैं वो हमारे इसके अंदर बहुत सारे प्रैक्टिकल भी हैं, तो उसके अंदर मैं पढ़ा दूंगा आपको। उसके बाद है फादर ऑफ प्रैक्टिकल साइकोलॉजी, विलियम वुंट को फादर ऑफ प्रैक्टिकल साइकोलॉजी हम मानते हैं। उसके बाद है साइकोलॉजी शिक्षा में होना, यानी कि ये बात किसने कही कि हमारी साइकोलॉजी वो शिक्षा में होनी चाहिए। साइकोलॉजी इज़ द पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन। ये सब बातें जो यूनानी दार्शनिक था रूसो ने ये बात कही है कि साइकोलॉजी इज़ द पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन, और इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नाम की बुक भी लिखी थी। तो साथियों, ये छोटी सी जानकारी साइकोलॉजी के बारे में थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो पढ़ रहे हैं हम पढ़ेंगे विकास एवं वृद्धि, यानी कि हमारा पहला जो शुरुआती चैप्टर है वो पढ़ेंगे, और आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। और जीन पियाजे जो हमारे स्विट्जरलैंड के जो पहले हमारे जीन पियाजे हैं, जो संज्ञानात्मक विकास के साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके बारे में जानेंगे। और क्योंकि हमारी साइकोलॉजी की शुरुआत ही जीन पियाजे से होती है, जीन पियाजे ने स्टेजें डिफरेंट बनाई है, वो उनका भी तरीका आपको बता दूंगा। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि जीन पियाजे से क्वेश्चन ना आया
हो। ये बेसिक थी, जानकारी पता होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी कभी नहीं हुआ है विद्यार्थियों कि जीन पियाजे से क्वेश्चन ना आया हो। क्योंकि देखो आगे, क्योंकि संज्ञानवाद यानी कि जो ज्ञान है उससे संबंधित उनकी थ्योरी है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि एवं विकास। आज हम देखो, ज़्यादा मैं लिखूंगा नहीं, ज़्यादा आपको समझाऊंगा, क्योंकि जो चीज़ें आनी है वो आपको समझने से आनी है, ना कि मेरे ज़्यादा लिखवाने से। तो सबसे पहले हमें अंतर पता होना चाहिए कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है। तो वृद्धि, सबसे पहले वृद्धि क्या होती है? वृद्धि फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज यानी कि वृद्धि के अंदर जो फिजिकल चेंज है वो आते हैं, जैसे वेट आ गया या हमारी हाइट हो गई, यानी कि जो भी फिजिकल चेंज आते हैं, शारीरिक चेंज, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं शारीरिक चेंज या बदलाव, यानी कि जितने भी शारीरिक चेंज आते हैं, चाहे हमारी हाइट का बढ़ना, हमारे वेट का बढ़ना, हमारे फिजिकल अपीयरेंस का बढ़ना, ये सब किसके अंदर आते हैं? फिजिकल चेंज के अंदर, यानी कि ग्रोथ के अंदर, वृद्धि के अंदर आते हैं। जैसे एक पेड़ को हम बढ़ते हुए देख सकते हैं, वैसे हम वृद्धि को देख सकते हैं, वह माप सकते हैं। दूसरा होता है इसका, अगर विकास की बात करें तो विकास है, जैसे फिजिकल चेंज है, ये कौन सा चेंज है? मानसिक चेंज, मानसिक बदलाव, यानी कि इसको बोलते हैं मेंटल चेंज, मेंटल चेंज। देखो, आपको जो बुक्स की लैंग्वेज है वो भी बताऊंगा कि इसके अंदर हमारे शारीरिक विकास होता है, यानी कि ग्रोथ के अंदर हमारे शरीर से संबंधित विकास होता है, और डेवलपमेंट में हमारा मानसिक विकास होता है। जैसे हमारे थॉट हो गए, थॉट का विकास किसके अंदर होता है? दिमाग के अंदर। इसको हम देख सकते हैं, कैन बी सीन, और ये होता है कैन नॉट बी सीन, यानी कि जो ग्रोथ है उसको हम देख सकते हैं। जब एक बच्चा है वो बड़ा होता है, उसके शारीरिक अंग बड़े होते हैं, या उसकी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, तो हम उसको फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। जबकि जो डेवलपमेंट होता है कैन नॉट बी सीन, उसे देखा नहीं जा सकता है, उसे जो हमारा विकास है उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आगे बताऊं कि ग्रोथ है, ग्रोथ एक समय, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये है जो निरंतर, यानी कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जो आपको समझना है साथियों, जितना आप समझ रखोगे उतनी ज़्यादा साइकोलॉजी पे आपकी पकड़ बन जाएगी। और मैं अपने बारे में बता दूं, मेरे 17-18 से मार्क्स कभी कम नहीं आए, सीटेट में तो 23-23, 24-24 का स्कोर मेरा रहा है, क्योंकि इन चीज़ों को जितना समझोगे उतनी ये क्या हो जाएंगी? आसान। जैसे डेवलपमेंट है, विकास है, वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि यहाँ एक वर्ड लिख देता हूँ, वोम्ब टू टॉम्ब, यानी कि गर्भ से लेकर मृत्यु तक। वोम्ब होता है गर्भ, टॉम्ब होती है जो समाधि बनाई जाती है मरने के बाद, यानी कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है डेवलपमेंट। वो जब बच्चा पैदा होता है और जब तक वो जीवन उसका है धरती पे, वो जिंदा रहता है, तब तक क्या चलता है? उसका विकास चलता है। ये निरंतर प्रोसेस नहीं है, निरंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक समय के बाद, जैसे 18 या हम मान लेते हैं कि 18 या 21 तक हम एक बच्चे का है वो शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है। हाइट है वो 18 या 20 के बाद बढ़ना बंद कर देती है। हमारे हाथ पैर हैं वो भी बढ़ना बंद हो जाते हैं, यानी कि शारीरिक विकास है एक समय के बाद रुक जाता है, जबकि डेवलपमेंट है वो जारी रहता है। एक बहुत ही अच्छा अंतर
जो ग्रोथ है वो वृद्धि है, वो विकास का भाग है। वृद्धि नहीं, यहां लिखना है हमें, वृद्धि विकास का भाग है। ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों एग्जाम में, वृद्धि विकास का भाग है। यानी कि जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का पार्ट है। यानी कि डेवलपमेंट बहुत बड़ा बर्तन है जिसके अंदर क्या आ सकती है, वृद्धि आ सकती है, लेकिन विकास वृद्धि के अंदर नहीं आता। ध्यान रखने वाली बात है, विकास वृद्धि में शामिल नहीं है। इसको हम कई बार आ जाता है हमारा क्वालिटेटिव चेंज, यानी कि क्वालिटेटिव चेंज आता है इस, नहीं थोड़ा सा साथियों सॉरी फॉर दैट, क्वांटिटेटिव चेंज, और इसमें हमारे क्या आते हैं, क्वालिटेटिव। यानी कि हमारे व्यवहार के अंदर इसमें तो क्वांटिटी शारीरिक चेंज आते हैं और उसमें क्वालिटेटिव यानी कि मानसिक चेंज आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि विकास वृद्धि में शामिल नहीं है, लेकिन वृद्धि विकास में शामिल है। इसको समझने के लिए डायग्राम बना दिया है। ये हमारा क्या है, विकास है बच्चों, और ये हमारी क्या है, वृद्धि है। यानी कि थोड़ा सुंदर लिखना पड़ेगा अभी आपके लिए, ग्रोथ लिख देता हूँ, ग्रोथ। यानी कि विकास एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या आ सकती है, हमारी वृद्धि आ सकती है, लेकिन विकास है वो वृद्धि के अंदर नहीं आ सकता। आप ऐसे भी समझ सकते हो, विकास है वो बड़ा बर्तन है और वृद्धि है वो छोटा बर्तन है। तो वृद्धि है जो हमारी ग्रोथ है, वृद्धि है वो किसके अंदर आ सकती है, विकास के अंदर, लेकिन विकास वृद्धि के अंदर कभी भी नहीं आता। तो ये था वृद्धि और विकास के बारे में, थोड़ा सा आपको बता दिया। बाकी पॉइंट मेरे पास बुक भी है, उनमें से भी मैं देख के आपको बता दूंगा। और मैं कौन सी बुक पढ़ता हूँ आपको साथियों ये भी बता दूंगा। हाँ, ये लगभग बातें मैंने बता दी है, और नई बातें अभी बुक पढ़ेंगे हम। आपको फर्स्ट रैंक राजस्थान की जो रिट के अंदर बच्चे फर्स्ट रैंक पढ़ते हैं उस बुक के बारे में भी आपको थोड़ा रूबरू करवाऊंगा। तो ये चीज़ें आई थिंक आपको वृद्धि और विकास में अंतर है वो पता लग गया होगा। तो यहाँ आपको इन चीज़ों के बारे में पता लग गया है। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये बाद में पढ़ेंगे हम, ये सब चीज़ें आपको इतने डिफरेंस बता दिया इसके अंदर। अब थोड़ा सा इसको जीन पे आ जाए, क्योंकि फिर लंबी वीडियो हो जाएगी, लंबी वीडियो आ जाएगी तो मुश्किल हो जाता है साथियों, आप भी फिर देखते नहीं हो और मेरा भी अच्छी तरह से मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलता, फिर मेरा वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता। तो हम पढ़ेंगे जीन पियाजे, जीन पियाजे। जीन पियाजे, जीन पियाजे हमारे कहाँ के, स्विट्जरलैंड के दार्शनिक हैं। जो स्विट्जरलैंड, एक स्विस जीन पियाजे है जिन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक विकास। यानी कि विकास की बातें की जा रही है, हम वृद्धि और विकास कर रहे हैं। तो जितने भी व्यवहारवादी हैं या गेस्टाल्टवादी हैं उनकी थ्योरियां हमें पढ़नी पड़ेगी। इट मीन सारी साइकोलॉजी हमें एक बार तो उंगलियों पे रटनी पड़ेगी। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, या हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव थ्योरी। साथियों वैसे तो मैं लिख सकता था इतना, लेकिन देखो थोड़ा लिखने से ये हो जाता है कि हम जल्दी जल्दी आपको करवा देते हैं। बाकी वैसे तो याद रहती हैं ये चीज़ें, लेकिन आपको जल्दी जल्दी करवा दिया जाता है। हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे का, जो कहाँ के राइटर थे, स्विट्जरलैंड के थे। इन्होंने 4 प्रकार की अवस्थाएं दी है, वो मैं एक चुटकी में आपको याद करवा दूंगा। आज के बाद आप इसकी जो अवस्थाएं वो नहीं भूलोगे और इसमें से क्वेश्चन भी आपका पक्का है। तो आज की क्लास नहीं, आपके 1-2 क्वेश्चन पक्के हैं। तो हमने याद करना है वर्ड SPCF। पहले स्पाइस का मोबाइल आता था हमारा, उसका याद रखना है SPCF, स्पाइस, यानी कि स्पाइस मोबाइल का नाम याद रखना है हमें, ये निमोनिक याद रखना है, और हमें पूरी की पूरी थ्योरी 1 सेकंड में क्या कर देंगे, यहाँ पे सोल्व कर देंगे। तो
आपको इतना समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम बनाते हैं इससे सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि इंद्रिय गामक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था, या इसको संवेदी गामक भी बोल सकते हैं हम, संवेदी गामक अवस्था। वैसे तो साथियों बहुत सारे नाम है, लेकिन आप इतने ज़रूर याद रखें, मेन इंग्लिश का रखें, क्योंकि इंग्लिश का इसे ही माना जाता है सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 वर्ष की आयु, टाइम हमें याद रखना है, क्योंकि लगभग बच्चों आपके एग्ज़ाम में किससे पूछा जाएगा? यहाँ से पूछा जाएगा। और अब 5 पॉइंट 6 पॉइंट बनाऊंगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। मेरा अनुभव तो यही कहता है। सेंसरी मोटर स्टेज हमारी पहली आती है, हमने एस से याद कर लिया सेंसरी। फिर उसके बाद हमारी दूसरी अवस्था आती है पी। पी का मतलब है प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व सक्रियात्मक, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जिसको हम बोलते हैं, यानी कि जिसका समय होता है 2 से 7 वर्ष। साथियों यहाँ से ये कई बार तो सीधा वर्ष ही हमसे पूछ लेते हैं कि कौन सी अवस्था कौन से वर्ष में आती है, लेकिन जब डिटेल में पूछना हो तो इसके अंदर जो पॉइंट होते हैं उनसे पूछता है। जैसे फाइन मोटर स्किल पूछता है, ग्रोस मोटर स्किल पूछता है, या बच्चा कब एनिमिज्म जीववाद का महसूस करता है, या बच्चा मैथ में कैलकुलेशन कब शुरू करता है, या उसका मूर्त चिंतन। इस प्रकार के क्वेश्चन यहीं से किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें, उसके बाद हमारा पी भी आ गया साथियों, अब सी रह गया। सी का मतलब है कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 से 11 वर्ष का जो समय होता है उसको हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में लेते हैं। पूर्व सक्रियात्मक ये है सक्रियात्मक अवस्था, सक्रियात्मक या मूर्त, इस शब्द का यूज कर सकते हो। मूर्त, मूर्त होता है कंक्रीट, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है साथियों, इससे आप इसको याद भी रख सकते हो। अब हमारी लास्ट है, कहीं आपको नीचे दिखाई ना दे रहा हो, मैं मोबाइल की तरफ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये छोटा सा एक मोबाइल है, उधर उधर फिरूंगा तो फिर वहीं बैठे रहेंगे हम। तो सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, और लास्ट रहेगी एफ। एफ का मतलब है फॉर्मल, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि औपचारिक, औपचारिक सक्रियात्मक, सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है साथियों, तो जैसे ये 11 से ऑनवर्ड होती है, 18 मान लो या इससे अबोव मान लो। ठीक है, ये मूर्त है, ये क्या होती है? ये हमारी अमूर्त होती है। ध्यान रखना इन शब्दों को साथियों, अमूर्त और मूर्त अवस्था, क्योंकि जब भी क्वेश्चन बना है यहीं से बना है, इससे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं गया है। तो आपको सबसे पहले तो ये शॉर्टकट याद करना होगा, SPCF। आप जिंदगी में कभी भी जब भी जीन पियाजेगा, स्विज वैज्ञानिक का पूछा जाएगा कि संज्ञानात्मक विकास में कौन सी व्यवस्था का क्या समय है, तो आप ये याद रखें, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस 3 कीवर्ड से आप पूरी की पूरी जीन पियाजे की स्टेज हैं वो याद है रख सकते हो। तो साथियों अब आपको थोड़ी सी मैं ये बता दूं कि कौन सी व्यवस्था में क्या होता है। सबसे पहले है सेंसरी स्टेज, और इसको हम देखो विकास और वृद्धि दोनों साथ साथ चलने वाले कार्य हैं। कभी विकास चलता है, वृद्धि चलती है। अब उसके मैं सिद्धांत भी आपको करा देता हूँ। ठीक है साथियों, क्योंकि सिद्धांत है और उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। साथ के साथ तो आपको प्रिंसिपल करवाऊंगा और साथ के साथ इस स्टेज में से हम क्वेश्चन निकालेंगे। तो मैं थोड़ा सा टाइम देख लेता हूँ, कहीं ज़्यादा वीडियो बन गया फिर अपलोड नहीं होगा। चलो 24 मिनट का ही है, जल्दी जल्दी कर लेंगे। इसमें मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ। चलो सबसे पहले मैं आपकी जीन पियाजे साथियों पूरी कर देता हूँ।
तो इसमें हम देखते हैं चीज़ों के बारे में कंसेप्ट बनाना या समझना शुरू, यानी कि इस अवस्था में बच्चा कंसेप्ट बनाता है चीज़ों के बारे में कि ये चीज़ क्या है, ये क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन, इसमें याद रखना है रिफ्लेक्स एक्शन भी करता है। जैसे बच्चा चीज़ों को देखकर हंसता है, किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है, अंगूठा चूसता है, ये सब किस में आते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन में आते हैं। इसको स्कीमा का नाम भी दिया है, ठीक है। इंद्रियों का अनुकरण, यानी कि नकल करता है। आप हंसते हो तो बच्चा हंसता है। ये सब कौन सी में होता है? सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। इंद्रियों का अनुकरण। वस्तु स्थायी ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस है। बच्चे ने पंखे को देख लिया तो वो उसकी तरफ देखता रहेगा, यानी कि उसके लिए हर चीज़ क्या है? परमानेंट है। और इसी को स्कीमा का नाम, जीन पियाजे में बच्चों में एक स्कीमा का नाम दिया हुआ है ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो वो कौन सी स्टेज के अंदर है? हमारी सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर है। यानी कि हर चीज़ को वो क्या मानता है? परमानेंट मानता है जो उसके सामने है। क्रियाएं मीनिंगलेस, यानी कि कुछ भी वो काम करता है उनका कोई अर्थ नहीं होता। ज्ञानेंद्रियों सीखता है, ठीक है। ठीक है, आगे देखो। दूसरी है 2 से 7, ये महत्वपूर्ण है। चीज़ों के बारे में कंसेप्ट बनाना और समझना शुरू कर देता है, यानी कि अब उसका कंसेप्ट बनाएगा कि ये पंखा है तो कैसे है, ये चलता कैसे है, इसके लिए बटन कौन सा यूज होता है। इस प्रकार के कंसेप्ट कौन से में बनाता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। फिर है आत्म केंद्रित, इगोसेंट्रिक, अहम केंद्रित, अपने आप को स्मार्ट समझना। सबसे जरूरी 2 से 7 में क्या होता है? इगोसेंट्रिक। क्वेश्चन आया था एक बार कि इगोसेंट्रिज्म कौन सी स्टेज में बच्चा करता है? तो बच्चा जो 2 से 7 साल का बच्चा है वो आपको पता है घर से बाहर नहीं जाता, समाज में इतना नहीं जाता, तो वो ज़्यादा कर घर या स्कूल में रहने की वजह से इगोसेंट्रिक हो जाता है, यानी कि वो सारी दुनिया अपने आप को मानता है, उसी को कुछ भी किसी से लेना देना नहीं है, और अपने आप को ज़्यादा समझदार दिखाने की क्या करता है? कोशिश भी करता है। जीववाद, एनिमिज्म, एस्टेट में 2018 में ये एग्ज़ाम में देखा गया था, पूछा गया था एनिमिज्म, यानी कि जीववाद। जो जीववाद है, बच्चा वस्तुओं में जीवन कब महसूस करता है, यानी कि उसको पता नहीं है कि ये चीज़ जिंदा है या मृत्यु है। तो ये कौन सी स्टेज में होता है? 2 से 7। जैसे कि आपको उदाहरण बताता हूँ, जब बच्चा गिर जाता है तो हम कई बार ज़मीन को पीटते हैं कि देखो मैंने इसे मारा, तो मारने उसको पता नहीं होता है, क्योंकि उसको जीववाद की साइकोलॉजी होती है उसकी। वो समझता है कि धरती के अंदर जिसको पेरेंट्स पीट रहे हैं उसके अंदर क्या है? जान है। और गुड़िया को भी वो रियल मान लेता है, खिलौनों को भी रियल मानता है। तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं खिलौनों से खेलता है और उनमें क्या छोड़ता है? एनिमिज्म। जो लड़कियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, वो हमेशा गुड़िया से खेलती है और वो उसे अपने साथ लेकर भी सोती है, तो उसमें वो क्या समझती है? जीवन। खाना खिलाती है, उसको नहलाती है। तो ये जीववाद के कारण होता है। बच्चों 2 से 7 साल की उम्र का जो बच्चा है वो हमेशा ऐसा करेगा। आप घर में अपने बच्चों पे साइकोलॉजी समझने के लिए सबसे अच्छा है अपने बच्चों पे आप क्या करो? एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट करने का ध्यान रखो, ऑब्जर्व करो। फिर है सहज की मायूं करता है और जिज्ञासा। एक और इसमें होता है क्वेश्चनिंग एज। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि क्वेश्चनिंग एज कौन सी है? सबसे ज़्यादा बच्चे जब भी स्कूल से आते हैं हमसे जब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि पापा ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब ये हुआ, ये क्यों नहीं होता ऐसे। तो क्वेश्चनिंग एज, ये कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, ये चीज़ें और ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये क्वेश्चनिंग एज बोलते हैं इसको। सबसे ज़्यादा प्रश्न 2 से 7 की उम्र में। जीववाद है, एनिमिज्म है, आपको बता दिया गुड़िया खिलौनों वाला, और ईगोसेंट्रिक है। ये सब किस में होते हैं? 2 से 7 में। उसके बाद स्कूल जाने वाली आयु भी यही है, क्योंकि 2 से 7 की उम्र में बच्चा स्कूल जाना भी शुरू कर देता है। उसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ और भी देखो एक आधी चीज़। जीववाद मैंने करा दिया। भाषा सिस्टम ढंग से सीखता है, यानी कि भाषा जो इससे पहले वो शब्द बोलता था वो या तो पूरे शब्द नहीं थे या उसको पूरी तरह से उन शब्दों का ज्ञान नहीं था, लेकिन 2 से 7 की उम्र में आके उसके कंसेप्ट बनते हैं तो वो भाषा भी सीखता है। फिर है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, अपनी अगली है
7 से 11 चिंतन डोमिनेट, बच्चा चिंता शुरू कर देता है, यानी कि उसके कंसेप्ट इस एज में बन गए। अब वो उसके बारे में क्या करना चाहता है, थोड़ा बहुत है एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। मूर्त चिंतन को देखकर सोचना प्रारंभ कर देता है। अब अगर आप पहले इस एज में तो आप बच्चे की कोई चीज़ छुपा लेते थे तो आप कहते थे कि चिड़िया लेगी, लेकिन अब वो इस बात को नहीं मानेगा। उसे पता लग गया कि कोई चिड़िया नहीं ले जाती और चीज़ों के अंदर एनिमिज्म भी नहीं है, ये बातें भी उसको पता लग जाती है। करेक्शन सरेक्शन मैथ में रिलेटेड होती है। मैथ की कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा बच्चा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मैथ की कैलकुलेशन कौन सी एज में सीखता है, या 2 से 7 जो प्री ऑपरेशनल नहीं, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि ऑपरेशनल स्टेज आपको पता ही लग रहा है। मैथ सबसे ज़्यादा किस में सीखता है, इसी एज में बच्चा सीखता है। वो इस एज में वो अंतर नहीं कर पाता है, 2 चीज़ों के बीच में 2 से 7 में अंतर नहीं कर पाता है, लेकिन अब वो क्या कर पाता है, दोनों में अंतर कर पाएगा। बड़े छोटे का उसको इतना पता नहीं होता है, लेकिन इसमें आके वो दोनों चीज़ों में क्या कर पाता है, डिफरेंस। सर्कल वगैरह, सीक्वेंस वगैरह, पूर्ण अंश का ज्ञान, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, पूर्ण अंश का ज्ञान पता हो जाता है, यानी कि छोटे बड़े को व्यवस्थित कर सकता है। ये सब चीज़ें इस एज में आ जाती है बच्चे में। उसके बाद है नेक्स्ट देखें, अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि अब जो कंसेप्ट नहीं है उनके बारे में भी वो सोच सकता है। यहाँ से शुरू होता है इसका हीरोइज्म। हीरोइज्म बोलते हैं कि अपना सबसे ज़्यादा, स्टेनले हॉल के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया। स्टेनले हॉल जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस आयु को तूफान की उम्र कही है। ठीक है, स्टेनले हॉल ने जो हमारी एज है 11 से 18, उसको तूफान की आयु कही है। ये क्वेश्चन भी है स्टेट में बहुत बार साथियों, मैंने खुद अटेम्प्ट किया हुआ है। यानी कि स्टेनले हॉल ने किस उम्र को 11 से 18 जो अडल्ट एज है या टीनेजर एज है, उसको क्या कहा है, तूफान की आयु कहा है। क्योंकि इसमें बच्चा क्या कर जाए, क्या गुजर जाए पता नहीं, हमें उसकी बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होती है। क्योंकि उसके अंदर सेक्सुअल चेंज भी होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स के चेंज भी होते हैं, और बच्चा हीरोइज्म यानी कि क्या करता है, वो एक अपना किसी को भी मोरल बना लेता है। जैसे किसी एक्टर को लड़के बना लेते हैं, और एक्टर नहीं हो, जो अभिनेत्री होती है, उनको लड़कियां अपनी मोरल या आइडियल मान के क्या करती है, ये काम शुरू कर देती है, उन जैसा बनने की वो कोशिश करती है। सबसे ज़्यादा बच्चे क्रिमिनल भी इसी एज में बनते हैं। तो चिंतन डोमिनेट होता है, यानी कि बच्चा सोचना शुरू कर देता है, वस्तुओं के बारे में भी सोचना। हीरो बनना ये मैंने बता दिया, अमूर्त चिंतन बता दिया। सिर्फ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि मानसिक द्वंद्व उसके अंदर कि ये मैं कर पाऊंगा नहीं, जॉब सिक्योरिटी, इनके बारे में वो सोचना शुरू कर देता है। तो साथियों, ये तो था आपको थोड़ा सा जीन पियाजे के बारे में थोड़ा बता दिया, और भी डिटेल में बता दूंगा मैं, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है। क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई तो फिर साथियों ना तो आप देख पाओगे, और नहीं देखोगे तो आपका भी नुकसान है, और मैंने भी आपके लिए बनाई तो उसका फ़ायदा क्या है। इससे अच्छा तो वो समय हम कहीं और लगाते। विकास के लिए समान, तो आपको अब इसके सिद्धांत करा देता हूँ, इसको थोड़ा सा जोड़ दिया आपको थ्योरी को। नेक्स्ट हम करेंगे तब दोबारा फिर अगली जोड़ी है, अगले जो चाहे थोरनडाइक को करता हूँ, चाहे पावलो को करता हूँ, चाहे मैं स्किनर को करता हूँ, तो उससे मैं जोड़ दूंगा। ये डेवलपमेंट से हर बार जोड़ता रहूँगा। फिर है प्रिंसिपल कर देते हैं। विकास सभी के लिए समान है, यानी कि विकास सभी के लिए समान, यानी कि सभी के लिए समान होता है। ये नहीं है कि अमेरिका में जो बच्चा रहेगा उसका विकास नहीं होगा और जो इंडिया में रहेगा उसका होगा। तो विकास सभी के लिए क्या है, समान है। विकास सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया की ओर चलता है। सामान्य से विशिष्ट यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलता है। हमारा जो विकास है वो किस तरह चलता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलता है साथियों। इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे, एक तो सिफेलोकोडल होता है, सिफेलोकोडल हमें ध्यान रखना है, एक प्रोक्सीडिसोमल सिफेलोकोडल और प्रोक्सीडिसोमल।
सिफेलोकोडल सबसे पढ़ेंगे कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर। सिफेलोकोड सिर से पैर, बहुत बार क्वेश्चन आया, ये भी लगभग फेवरेट क्वेश्चन रहता है एस्टेट या सीटेट का कि सिफेलोकोडल कौन सा विकास है। तो सिर से पैर की ओर है वो हमारा क्या है, सिफेलोकोडल है। प्रोक्सीडेसिमल होता है हमारा जो ये हमारा व्यक्ति है, बना देता हूँ मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ी ड्राइंग से बना देता हूँ। ये हमारा व्यक्ति है, इसके जब धड़ से लेकर ऊपर की ओर जो विकास होता है ये हमारी धड़ है, ये हमारा सारा सिस्टम है फेफड़े। यहाँ से जब ऊपर की ओर विकास होता है तो इसको प्रोक्सोडेसिमल, PROXIDECIMAL, प्रोक्सीडेसिमल बोलते हैं उसको। और ये सिफेलोकोडल होता है वो सिर से पैर की ओर हमारा विकास होता है। विकास तत्व है ये भी हमने जान लिया, डेवलपमेंट की पढ़ रहे हैं हम, ग्रोथ के तो छोड़ दिया, ग्रोथ का तो मैंने आपको बता दिया। विकास सभी के लिए समान है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास है, किसी भी देश का व्यक्ति हो उसका होगा। फिर सिर से पैर की ओर और या धड़ से सिर की ओर, दो ही तरीके से व्यक्ति का विकास होता है। ये क्या है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर आता है। उसके बाद आ गया हमारा विकास तत्व है कॉन्टिन्यूस। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है कि विकास क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये नहीं है कि विकास कभी रुक जाएगा। वोम टू टॉम मैंने बताया था, जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका साथियों क्या चलता है, विकास चलता है। विकास की गति भिन्न होती है, विकास की गति भिन्न होती है। विकास की गति ऐसे स्पाइरल होती है बच्चों। कभी देखो विकास छोटे बच्चे का होता है, फिर 5-6 साल में आके उसका रुक जाता है, यहाँ फिर होता है, फिर 11-12 साल में फिर रुक जाता है, फिर एकदम से उसका विकास होता है। यानी कि स्पाइरल जो विकास है हमारा क्या है, वो स्पाइरल है। ये कंटिन्यूअल भी है प्लस में ये स्पाइरल है। विकास की गति भिन्न होती है। ये भी माना गया है कि कुछ बच्चों में विकास जल्दी होता है और कुछ बच्चों में विकास है वो लेट होता है। स्त्री पुरुष दरों में अंतर, यानी कि महिला और पुरुष के विकास में भी क्या होता है, अंतर। जैसे कि हम 15-16 साल की उम्र में देखते हैं तो लड़कियां हमें उनकी हाइट ज़्यादा नज़र आती है, वो शारीरिक रूप से ज़्यादा परिपक्व नज़र आती है। लेकिन जैसे ही 18 साल के होते हैं तो लड़के ज़्यादा परिपक्व नज़र आते हैं और लड़कियां थोड़ी कम तकड़ी या शरीर से कम नज़र आती हैं। ये कारण क्या है कि महिलाओं और का जो हार्मोन्स है उनका हार्मोनल चेंज पहले होता है 12-13 में शुरू, और जो पुरुष होते हैं उनका हार्मोनल चेंज है वो लेट शुरू होता है, यानी कि 16-17 में। जबकि महिलाएं हैं वो पहले ज़्यादा समझदार और शानी हो जाती है, जबकि पुरुष हैं वो थोड़े लेट होते हैं। और भी मैं थोड़े बताता हूँ, ये तो आपको मैंने बता दिया। विकास और विकास की क्रिया वंशा बताना। इन्वायरमेंट, वंशाकरण, विकास, ये भी परिभाषा ये हमारी कह रही है बुक है कि इन्वायरमेंट प्लस हेरिडिटी दोनों से मिलकर हमारा क्या होता है साथियों, विकास। कुछ हमारे अंदर हेरिडिटी से गुण आते हैं, कुछ हमारे वातावरण से आते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति के अंदर उसका जीवन बनाने में इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का क्या होता है, गुणनफल होता है। दोनों को क्या किया जाता है, गुणा। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। विकास की दिशा बता दी आपको, और ये सब मैंने आपको मेन बातें थी बता दी। और थोड़ा आप कहोगे भी सर ऐसे क्या बताते हो, देखो फर्स्ट रैंक की साथियों लिखा हुआ है रिट 100% सफलता, और ये रहे हमारे राइटर। जैसे ही ये कंप्लीट होगी, देखो साथियों बुक कोई पढ़ लो, चाहे आप बुक कोई बुरी या माड़ी नहीं होती, बुक सभी अच्छी हैं, लेकिन ये है कि आप पढ़ने का उनको टाइम कितना देते हो। मैंने फर्स्ट रैंक भी पढ़ी है, अरिहंत भी पढ़ी है, बहुत सारी बुकें और भी है, तो उनमें से छांट के आपके लिए जो बेस्ट मैटर होता है वो मैंने बना दिया है। आपको थोड़ा सा मैंने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा है। देखो ग्रोथ और डेवलपमेंट में और भी बातें, थोड़ा सा मैंने प्याजे को भी पढ़ा दिया ताकि आपकी थ्योरी भी हो जाए, प्लस में आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो चैप्टर भी हो जाए। दोनों को मिला के एक क्लास बना दी है, और ऐसे ही मैं आपके लिए आगे भी क्लासें बनाता रहूँगा। एक दिन ऐसा करेंगे जब सारे राइटर मैं पढ़ दूँगा तो सारे राइटर आपको बिना देखे बोर्ड पे मैं करवाऊँगा।
प्लस में उन्होंने क्या क्या काम किया है, चाहे वो हमारे हार्वर्ड गार्डनर है, चाहे जे.एम. ब्रूनर है या वॉटसन है, हर एक की थ्योरी आपको टिप्स पे रटा दूंगा प्लस निमोनिक से। तो साथियों टेक केयर। और आप वीडियो देख के कमेंट बिल्कुल ही नहीं कर रहे हो, मेरा तो मन ही नहीं करता वीडियो बनाने का जब आपके कमेंट ही नहीं आते कि आप समझ रहे हो कि नहीं। और वैसे ही मोबाइल के आगे या टाइम ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप नहीं देख रहे हो तो आप कह सकते हो सर ये तो समझ में नहीं आ रहा, तो अपने कोई ज़रूरी नहीं है आप वीडियो अपनी इंग्लिश की बनानी शुरू कर देंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 15% है वो सिलेबस ये है, तो ये आपको इसमें आपकी मदद करना बहुत ज़रूरी है। 20% जीके है, उसमें भी शायद मैं आपकी मदद करूँगा जल्दी। और इंग्लिश है उसकी चिंता ना करो, आप पढ़ते रहो, साथ में जैसे ही मैं बढ़ाऊँगा क्लासेज है वो नोवेल पे, पोइट्री पे आपके लिए ज़रूर बढ़ाऊँगा। थैंक यू साथियों, नाइस टाइम।